आज मदन अपने बेटे को एक बस में बैठा कर बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है। तब मदन का छोटा बेटा भोला उससे कहता है, पिताजी, हमने अपने भाई वीर को बाहर पढ़ने के लिए तो भेज दिया, लेकिन अब उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएंगे? कोई बात नहीं भोला, हम अपनी फसल से आने वाली आमदनी से आधे पैसे वीर की पढ़ाई के लिए बचाएंगे और अपना खर्च भी थोड़ा कम करेंगे। लेकिन तुम्हारे चाचा करुण की बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। दरअसल आज से 2 दिन पहले मदन अपने भाई करुण की दुकान पर गया था। करुण, तुम तो जानते ही हो, मैं हमेशा से वीर को पढ़ाकर होशियार और काबिल बनाना चाहता हूँ, लेकिन 6 महीने की फसल कटने पर 6-7 हजार रुपए ही मिलते हैं। उनमें वीर की पढ़ाई का खर्च उठाना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं कह रहा था तुम भीमा को भी रवि के साथ पढ़ने के लिए भेज दो। अरे चलो चलो, काम करो अपना। मेरे बेटे भीमा को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत, भला इसके पास इसके बाप की दौलत काफी है और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पैसे कमाने नहीं बैठा। बड़े आए अपने बेटे को पढ़ाने वाले। अपने भाई करुण के मुंह से ऐसी जहर भरी बातें सुनकर मदन का दिल छलनी हो गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो हर हाल में अपने बेटे को पढ़ा कर रहेगा। और आज मदन ने अपने बेटे वीर को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। रवि को पढ़ने के लिए भेजने के बाद मदन अपने खेतों पर चला आता है और यहाँ आकर वो अपने गेहूं की खेतों में जी तोड़ मेहनत करने लगता है। 6 महीने में फसल कटने के बाद मदन गेहूं की बोरियों को बाजार में बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उन आधे पैसों को मदन डाक खाने में डाल देता है और अपने बेटे के लिए डाक खाने के जरिए वो पैसे पहुंचा देता है और आधे पैसों से अपने घर का खर्च चलाता है। ऐसे ही मदन बहुत सालों तक अपने खेतों में मेहनत करता रहा और अपने बेटे को पढ़ाता रहा और कई साल ऐसे ही गुजर गए। कई सालों बाद मदन का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटता है। मदन अपने बेटे को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता और उसे लेकर घर वापस लौटता है। अरे बेटा, ये बताओ कैसा रहा तुम्हारी पढ़ाई का सफर? पिताजी, बहुत मेहनत और लगन से पढ़ रहा हूँ। मैं क्लास में हर बार टॉप आता था। हाँ वीर भाई, पिताजी ने भी तो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। छोटू, अब पिताजी के एहसानों का बदला पूरा करने का समय आ गया है। अरे बेटा, ये सब बातें बाद में करना, पहले तुम भोजन कर लो। तब वो तीनों बाप बेटे भोजन करने लगते हैं। पिताजी, ये बताओ मेरे पीछे व्यापार कैसा चल रहा है? वीर बेटा, वही पुराना व्यापार है हमारा। 6 महीने तक खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और फसल बिकने पर वही 7-8 हजार रुपए हाथ लगते हैं और उनमें से भी दुकानदार आधे रोक लेते हैं। पिताजी, चलिए खेत पर ही चलकर सारी बातें करेंगे। तब वीर अपने पिता मदन के साथ अपने खेतों पर चला जाता है। वहाँ वीर देखता है कि मदन के खेत आज भी हरे भरे लहरा रहे थे। पिताजी, जैसे आपने मुझे बताया, फसल कटने पर आपको सिर्फ 7-8 हजार रुपए मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको मुनाफा कितना होता है? देखो वीर, इस फसल में खाद, बीज और पानी की लागत 5 हजार तक पड़ती है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ 2-3 हजार रुपए बचते हैं। हाँ बेटा, बस इन्हीं से जिंदगी का गुजारा चलता है। पिताजी, अब आप देखना, हम अपने इस कारोबार को कितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे। हम इस काम को एक नई तरीके से करेंगे और मुझे उम्मीद है हमारा ये काम बहुत आगे तक जाएगा। वीर अपने पिता को अपना पूरा प्लान बताता है और एक मशीन लेकर आता है। ये मशीन वीर ने खुद बनाई थी और ये मशीन बहुत तेजी से चलती थी। वीर ने अपनी फसल से निकलने वाले गेहूं को इसी मशीन से आटे में तेजी से बदल दिया और ये बिल्कुल शुद्ध आटा उसने पैकेटों में बंद करवाया और इन शुद्ध आटों के पैकेट को उसने कई जानवरों के घरों में फ्री में खाने के लिए दे दिया। और कई दिनों बाद वीर ने बहुत सारे आसपास के जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, ये मेरा बेटा वीर है, ये बाहर से पढ़कर आया है। ये तुम सबके सामने अपनी कुछ राय रखना चाहता है। भाइयों, तुम सब पिताजी के कहने पर यहाँ आए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, शुद्धता जैसे हमारे जीवन से निकलती ही जा रही है। खाने पीने की चीजों में बहुत मिलावट है
और खास तौर पर आटा जो हर रोज हमारे घर में खाया जाता है। यदि वही शुद्ध नहीं होगा तो हमारी सेहत अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए भाइयों, पिछले 30 सालों से हमारी फसल से निकलने वाले जो गेहूं पिताजी मार्केट में बेचते थे, आज से हम उस गेहूं को घर में ही मशीन में पीसकर आटा बनाएंगे। और ये आटा एकदम शुद्ध, स्वाद में बढ़िया और बिना मिलावट का आटा होगा। लेकिन आटा बाजार में बिकने वाले आटे से 20 रुपए महंगा पड़ेगा। भाई, तुमने 3 दिन पहले जो आटा घर में दिया था उसका स्वाद तो बहुत बढ़िया था। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है बेटा, क्योंकि आज तक हम जो आटा दुकानों से खाते आए हैं उसमें बहुत मिलावट होती थी। आज से हम इसी आटे को लेकर जाएंगे। बेटा वीर, हम सब तो आज से यही शुद्ध आटा खाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि बाजार की दुकानों में भी तुम यही आटा बेचो। और तब वीर और मदन 2 ठेलों में वो आटों के पैकेट डालकर दुकानों पर पहुंचते हैं और कई दुकानदारों को उन आटों के पैकेट को दे देते हैं। दुकानदारों के पास भी उस शुद्ध आटे के ग्राहक ज्यादा आते हैं और मदन का काम तेजी से चल पड़ता है। कुछ ही दिनों में मदन अपने जंगल का सबसे अमीर किसान बन जाता है और उसने अपना एक अच्छा सा घर भी बना लिया था। लेकिन ये सब देख उसका भाई करुण उससे बहुत जलने लगा था। इस 2 टके के किसान की तो जिंदगी ही बदल गई। कल तक मेरे सामने हाथ फैलाता था और आज इसे दिल लग गए। देखो तो कैसे सबसे इसकी बातचीत है। इसका इलाज भी मेरे पास है, जिस मशीन से ये कुछ घंटों के भीतर ही कई क्विंटल आटा निकालता है। मुझे वही चोरी करनी पड़ेगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देखता हूँ फिर ये क्या करता है। तब करुण अगले दिन छिपकर अपने ही भाई की जासूसी करने लगता है। बेटा वीर, आज तुम बाजार में अपने भाई भोला के साथ चले जाओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो पिताजी, आज हम रहने ही देते हैं। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। दुकान वाले इंतजार कर रहे होंगे। तुम दोनों चले जाओ। तब वो दोनों भाई बग्गी में आटों के पैकेट को लेकर निकल गए और उनके जाते ही करुण ने कुछ शिकारी मदन के पास भेज दिए और उन्होंने पीछे से मदन पर जोरों का वार किया। मदन वहीं बेहोश हो गया और वो शिकारी मदन को उठाकर वहाँ से ले गए। इधर वीर और भोला वापस अपने घर लौटते हैं तो यहाँ उनके पिता नहीं थे, बल्कि 2 लकड़ियों के बीच उन्हें एक खट टंगा हुआ मिलता है। अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी वो मशीन नील नदी के पुल पर रख कर चले जाओ और फिर 1 घंटे बाद यहीं से अपने पिता को ले जाना। नहीं भाई नहीं, हम इतनी आसानी से ये मशीन किसी को नहीं देंगे। भोला, सवाल हमारे पिता की मौत और जिंदगी के बीच का है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तब वीर और भोला वो मशीन लेकर नील नदी के पुल पर पहुंच जाते हैं और वो मशीन वहां रखकर वापस आ जाते हैं और दोबारा फिर 1 घंटे के बाद वहीं जाते हैं तो देखते हैं वहीं मदन बेहोश हुआ पड़ा था। तब वो दोनों अपने पिता को घर ले आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। उधर करुण वो मशीन लेकर अपने घर आ गया। तुम देखना, हम भी माला माल हो जाएंगे। इससे गेहूं का बहुत तेजी से आटा बनता है। देर मत करो भीमा, अब तुम इस मशीन को जल्दी से चलाओ। हाँ, तूने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया लिखाया है ना, जो झट से किसी भी मशीन को यूं ही चला दूंगा। इसमें एक किताब है जिसे पढ़ने के बाद ही ये चालू की जाती है। उस बेचारे मदन की मशीन को उठा तो लाया, लेकिन ये तक पता नहीं कि ये चलेगी कैसे। भीमा बड़ी बदतमीजी से करुण को उल्टी सीधी बातें बोलता है, लेकिन जब भीमा ये बोल रहा था तो भालू दुकानदार के यहाँ अनाज की बोरियां ढोने वाले खरगोश ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी और वो दौड़ता हुआ मदन के घर पहुँच जाता है और मदन और वीर को सारी सच्चाई बता देता है। तुम दोनों अपने चाचा को कुछ नहीं कहोगे, मैं अकेले जाकर उससे बात करूंगा। तब मदन करुण के घर जाता है। मदन को वहाँ देख करुण अचंभे में पड़ गया। ये मशीन ना जाने कौन यहाँ पर रखकर चला गया। तुम्हारी जुबान की हिचकिचाहट ने मुझे सच्चाई बता दी करुण, लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। देखो करुण भाई, ये बात सच है, संगति का बहुत असर पड़ता है। तुम हमेशा बुरे दोस्तों के साथ रहे हो। घमंड और अमीरत के नशे में तुम चूर होकर ये तक भूल गए
कि तुम्हारे बेटे पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तुमने वीर और भोला को ब्लैकमेल करके ये मशीन हासिल की, लेकिन भीमा ये तक नहीं जानता कि ये चलेगी कैसे। इसीलिए ही मैं तुम्हें हमेशा कहता रहा कि अपने बेटे को पढ़ाओ ताकि वो आगे बढ़ सके, लेकिन तुमने भीमा को भी अपने जैसे ही बना लिया। मदन भाई, मुझे समझ आ गया कि बुरी संगति में रहने का बहुत गहरा असर पड़ता है। तुमने हमेशा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया और अच्छी बातें सिखाई और आज वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज से मैं भी खुद को बदलना चाहता हूँ। और फिर से करुण भी मदन के साथ मिलकर काम करने लगता है और खुद को पूरी तरह से बदल लेता है। ये कहानी हमें धैर्य, साहस, मेहनत और संघर्ष इन सब का पाठ पढ़ाती है। तो कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।